साल 2023 चाइना का चैंगई मिशन मून के ऊपर एक ऐसी अजीबोगरीब चीज को देखता है जिसने लिटरली चाइना के साथ पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसीज को भी हिला कर रख दिया। इंटरेस्टिंगली इस चीज की डिस्कवरी के बाद ना सिर्फ चाइना का ये मिशन बहुत बड़े स्केल पर टेक्निकल एरर को फेस करता है, बल्कि बात अगर पिछले 5 सालों के मिशन की जाए तो मून के ऊपर हमारा एक भी रोवर मिशन सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहा है। तो गाइस अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा है क्यों? देखो ये है हमारा मून, जो भले ही आज की डेट में हमसे 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हो, लेकिन टेक्निकली हमने हमारे इस मून को कई दशक पहले ही अपनी मुट्ठी में कर लिया था। क्योंकि गाइस नासा ने साल 1969 से लेकर 1972 के बीच 6 मैन्ड मिशन को मून की तरफ भेजा था। नाउ जस्ट इमेजिन कि जिस वक्त की टेक्नोलॉजी आज के स्मार्टफोन के कंपैरिजन में भी कुछ भी नहीं थी और अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जिसे एजीसी कहा जाता है उसके पास आज के एक सिंगल कैलकुलेटर से भी कम प्रोसेसिंग पावर थी, उस वक्त नासा ने न सिर्फ 24 एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऑर्बिट में भेजा बल्कि उनमें से 12 को उसके सरफेस पर लैंड भी कराया, जो चीज अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन गाइस यही अचीवमेंट यहाँ पर एक गहरा और लॉजिकल क्वेश्चन भी खड़ा करता है, जो हमसे ये कहता है कि बात अगर आज की टेक्नोलॉजी की जाए तो आज हम ना सिर्फ स्पेस में एक से शानदार एक मिशंस को लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि इससे उलट आज हम उस दौर के कंपैरिजन में लगभग 1000 गुना ज्यादा एडवांस भी हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज यानी 2026 में भी हमारा मून के ऊपर कोई भी एक्टिव रोवर क्यों नहीं है? क्यों जिस मून को एक टाइम पर ह्यूमैनिटी का 8th कॉन्टिनेंट कहा जाने लगा था, आज की डेट में वो हमारे लिए घोस्ट टाउन बन चुका है? क्या वास्तव में अपोलो मिशन के दौरान नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर जो कुछ भी अजीबोगरीब देखा और बताया वो उनका भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई थी? क्या वास्तव में किसी और परग्रही सभ्यता ने साफ साफ हमें ये चेतावनी दी थी कि हम इंसानों को चांद की तरफ कभी भी अपना रुख नहीं करना चाहिए? या जिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को आज तक सिर्फ हम एक मनगढ़ंत कहानी समझते हुए आए थे, क्या सच में वो एक ऐसी रियलिटी थी जिसे बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसीज के द्वारा एड़ी चोटी तक का जोर लगाकर हमसे छिपाया गया? वेल गाइस सच कहा जाए तो मे बी यस। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए एक बार फिर से लॉजिकल माइंडसेट के साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों आज की डेट में हमारा ये चांद बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसीज को भी डरा कर रखे हुए है। मई 1969 अपोलो 10 मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए नासा के 3 एस्ट्रोनॉट्स यूजीन केर्नेन, थॉमस स्टैनफोर्ड और जॉन यंग जैसे ही मून की फार साइड में एंट्री करते हैं, उन्हें एक बेहद ही अजीब सी डिस्टर्बिंग आवाज अपने ईयरफोन में सुनाई देती है। इंटरेस्टिंगली इसी साउंड के सुनाई देने के महज 3 से 4 सेकंड के बाद ही उनका कम्युनिकेशन अर्थ से टूट जाता है और हमें देखने को मिलती है उनकी ये रिकॉर्डेड वीडियो। Nobody? Shall we tell them? I don't know. We ought to think about it. Yeah, it sounds like, outer space type music. अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब अपोलो 10 मिशन के साथ ये इंसिडेंट हुआ था तो नासा ने पूरी दुनिया को इसकी भनक तक भी नहीं लगने दी थी, जिसके बाद जब नासा ने इसके डेटा को आर्काइव में स्टोर करने के लिए इसे एक प्राइवेट एजेंसी को दिया, तब जाकर ये वीडियो क्लिप पूरी दुनिया के सामने आई। अब जब ये चीज पूरी दुनिया के सामने आई तो नासा ने इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बोला कि चांद की फार साइड में एंट्री करते ही क्योंकि किसी भी ऑर्बिटर का कनेक्शन अर्थ से टूट जाता है तो वहां पर सिग्नल ग्लिच पैदा होता है और वही ग्लिच इस अजीब सी आवाज का ओरिजिन सोर्स था, जिसके बाद भले ही इस पूरी ही रिपोर्ट को आगे चलकर ऑफिशियली बंद कर दिया गया हो, लेकिन प्रैक्टिकली मून की ये मिस्ट्री तो बस यहां से शुरू हुई थी। जुलाई 20, 1969 ये वो पल था जब पूरी दुनिया की निगाहें हमारे चांद पर टिकी हुई थी, क्योंकि गाइस ये वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखकर ह्यूमैनिटी के लिए एक नए रिकॉर्ड को एस्टैब्लिश किया। लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जहां ये पल पूरी दुनिया के लिए उनको एक प्राउड मोमेंट देने वाला पल था, तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की जाए तो प्रैक्टिकली उनके लिए ये पल किसी बुरे सपने से बिल्कुल भी कम नहीं था। असल में जब नील आर्मस्ट्रांग
आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन मून की सतह पर चल रहे थे तो तभी अचानक से नासा का कंट्रोल रूम इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स के मुंह से एक बेहद ही अजीब सी आवाज को सुनता है। ये बात इतनी ज्यादा अजीब थी कि जिसके चलते हुए इस पूरे ही टेलीकास्ट को 2 मिनट के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने नासा के कमांड सेंटर को ऐसा बोला ही क्या था। एक्चुअली गाइस, भले ही पूरी दुनिया के टेलीकास्ट को नासा के द्वारा 2 मिनट के लिए बंद कर दिया गया हो, लेकिन कुछ रेडियो ऑपरेटर्स के द्वारा उस सीक्रेट कॉन्वर्सेशन को अपने स्टेशन पर कैप्चर किया गया, जिसके बाद ऑफिशियली डेली स्टार ने अपने एक आर्टिकल में उसे पब्लिश भी किया। और उनके अकॉर्डिंग आर्मस्ट्रॉन्ग और बज घबराई हुई आवाज में बेस से ये बोल रहे थे कि वो सभी लाइन में खड़े होकर हमें चुपचाप देख रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो काफी लंबे समय से यहाँ पर मौजूद हैं। उनके यहाँ पर हमें बेस और स्पेसशिप भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या सच में नील और बज ने चांद की सतह पर किसी और परग्रही सभ्यता को देखा था, या फिर ये सारी ही चीजें बस उनके दिमाग का वहम थी। वेल गाइस, बात अगर नासा के ऑफिशियल स्टेटमेंट की जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग का भ्रम था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू नासा जब ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स मून की सतह पर उतरे तो क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉन्शियस थे तो ये दोनों एक रॉकेट के टूटे हुए टुकड़े को देखकर इतना ज्यादा घबरा गए कि इन्होंने ये मान लिया कि वहां पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन का बेस मौजूद है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि आखिर इतने मजे हुए एस्ट्रोनॉट्स जिन्हें चांद पर भेजने से पहले भी कई महीने की लगातार ट्रेनिंग दी गई थी, क्या वो सिर्फ एक रॉकेट के टूटे हुए टुकड़े को देखकर इस लेवल तक घबरा सकते थे? वेल गाइस, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको जो कुछ भी समझ में आता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखो गाइस, उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि अगर हम अपोलो 10 और अपोलो 11 मिशन को साइड में भी रख दें, तब भी जितनी भी बार मून के ऊपर कोई भी इंसान उतरा है या उसने मून को चारों ही तरफ से ऑर्बिट किया है, उन सारे ही मिशंस में हमें एक से बड़े एक इन्हीं तरीके के अजूबोगरीब इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी तक जितने भी अपोलो मिशंस को कंडक्ट किया गया था उसमें हमें एक सीक्रेट प्रोटोकॉल या फिर कोड सुनने को मिलता है, जो है सेंटा क्लॉज। असल में इस कोड के अकॉर्डिंग जब भी अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऊपर कुछ भी अनयूजुअल दिखता था वो सेंटा क्लॉज उसको बोलते थे। अब बात अगर अपोलो 8 मिशन की जाए तो जब जेम्स लोवेल धीरे धीरे मून की डार्क साइड में इमर्ज हो रहे थे तो उन्होंने क्लियरली अपने मिशन में ये बोला था, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड देयर इज अ सेंटा क्लॉज। और ये चीज प्रैक्टिकली आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अब हैरानी की बात यह है कि नासा ने अभी तक भी ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये कोड जेम्स के द्वारा क्या देखने पर यूज किया गया था। इसके साथ ही बात अगर स्पेसिफिकली अपोलो 16 मिशन की जाए तो उसमें तो हमें मून के ऊपर कुछ इस तरीके का अजीब सा एयरक्राफ्ट भी हवर होते हुए कैप्चर नजर आया था, जिसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और फाइनली गाइस, उसके बाद समय आया साल 2007 का, जिसने लिटरली पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी का पॉइंट ऑफ व्यू मून को लेकर एक ही झटके में बदल कर रख दिया। सितंबर 14, 2007 जापानीज स्पेस एजेंसी मून के साउथ पोल के ऊपर कुछ इस तरीके के काफी बड़े बड़े और अजीब से होल्स को डिस्कवर करती है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये होल्स ना ही मून के नेचुरल क्रेटर्स थे और ना ही कोई नेचुरल बनी हुई ऐसी फॉर्मेशन जिसे साल 2007 से पहले हमने कभी भी देखा था। अब दिमाग घुमा देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये होल्स स्पेसिफिकली मून के उन रीजन्स पर मौजूद हैं जहां पर अगर आप खुद से भी एक टाइम लैप्स वीडियो को लगाकर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इन होल्स के अंदर कभी भी सनलाइट एंट्री लेती ही नहीं है। अब इस पॉइंट पर अगर बिल्कुल लॉजिकल माइंडसेट के साथ सोचा जाए तो ये मून के ऊपर ऐसी परफेक्ट जगह है जहां पर कोई भी परग्रही सभ्यता आसानी से अपने बेस को बना सकती है। अब इसी चीज के बीच सबसे रीसेंट और शॉकिंग डिस्कवरी भी हमारे सामने आई जब दिसंबर 2023 में चाइना के U2 रोवर ने मून की इसी जगह पर एक मिस्टीरियस जेल लाइक सब्सटेंस को डिस्कवर किया जो अर्थ पर आज तक भी नहीं देखा गया। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही चाइनीज साइंटिस्ट ने इस जेल को एग्जामिन करना शुरू किया, उनके रोवर ने मिस्टीरियसली अलग अलग तरीके के ग्लिच वाले डेटा को उन्हें देना शुरू कर दिया, जिसके बाद ऑफिशियली चाइनीज रिसर्चर्स ने ये एक्नॉलेज किया कि भाई ये सब्सटेंस और इसका कंपोजिशन हमारे लिए अभी तक अनएक्सप्लेनेबल है।
और इसी पॉइंट पर एक और चीज जो नासा खुद एक्सेप्ट करता है वो है स्ट्रेंज जायंट एनोमलीज। देखो, मून के इसी रीजन में राइनर गामा नाम का एक ऐसा स्ट्रेंज पैटर्न भी मौजूद है जो 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साइंटिस्ट आज तक भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि ये नेचुरल फॉर्मेशन इतना प्रिसाइज ज्योमेट्रिक पैटर्न बना कैसे रहा है। एंड बाय द वे, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी ही इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर स्टेप बाय स्टेप भर भर कर देखने को मिलेगी। तो गाइज, अब यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन खड़ा होता है जो हमसे ये बोलता है कि अगर हमें मून के ऊपर इन तरीके के मिस्टीरियस पिट मिल चुके हैं और मून टेक्निकली हमारी टेक्नोलॉजी की अप्रोच में भी है, तो हम आखिर इन पिट्स के पास अपने किसी भी मिशन को भेजकर इसकी मिस्ट्री से पर्दा उठा क्यों नहीं पा रहे? वेल गाइस, इसके पीछे का सबसे सटीक आंसर है स्ट्रेंज एक्टिविटीज। देखो, आज की डेट में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि बहुत सी प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी मून के इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए बैक टू बैक मिशंस को लॉन्च कर रही हैं। लेकिन अगर हम उन सारे ही मिशंस को एक साथ उठाकर देखें तो उनमें हमें एक बेहद ही अजीब सा पैटर्न देखने को मिलता है जो हमसे ये बोलता है कि जब भी मून के इस रीजन में इन पिट्स के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जितने भी मिशन को वहां पर भेजा गया है उनमें से स्ट्रेट 90% मिशन वहां पर ठीक से लैंड तक नहीं कर पाए और बचे हुए वो 10% मिशन भाई या तो वो अपनी लैंडिंग पोजीशन से कई किलोमीटर दूर जाकर लैंड कर गए या फिर वो आज भी मून के बड़े बड़े क्रेटर्स के अंदर पड़े कहीं धूल खा रहे हैं। और उसका ही रिसेंट एग्जांपल है जापान का रेसिलियंस स्पेसक्राफ्ट जो जैसे ही इस एरिया को अप्रोच करता है उसमें लगे हुए सेंसर अचानक से फेल हो जाते हैं और लैंडर जमीन से सिर्फ 900 मीटर की ऊंचाई पर जब था तो उसके सेंसर ये दिखाते हैं कि वो 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। रिजल्ट, थ्रस्टर्स सही समय पर नहीं खुल पाते और ये मिशन मून के सरफेस पर सीधा जाकर हिट कर जाता है। अब यहां पर अगर आपको याद हो तो यही सेम चीज हमें चंद्रयान 2 मिशन में विक्रम लैंडर के साथ भी होती हुई दिखी थी। एंड गेस व्हाट, ये चीज सिर्फ इसरो या फिर जापानीज स्पेस एजेंसी को ही परेशान नहीं करती, क्योंकि बात अगर नासा की जाए तो खुद नासा भी सामने आकर क्लियरली ये बोलता है कि जिस रीजन में मून के ऊपर ये मिस्टीरियस पिट्स मौजूद हैं वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो ना सिर्फ हमारे मिशन के सेंट्रल कंप्यूटर को खराब कर देता है बल्कि वो हमारे ऑलमोस्ट 90% मिशन को फेल भी करता है। अब देखो गाइस, इस टॉपिक पर यहां तक रिसर्च करने के बाद मेरे सामने मून को लेकर 2 या 3 ऐसे फैक्ट्स भी आए जिन्हें लिटरली भाई ना ही मैं इग्नोर कर पाया और ना ही मैं ये चाहता हूं कि भाई लोगों के सामने ये चीज ना पहुंचे, क्योंकि सबका ये पता होना बहुत जरूरी है। असल में देखो, साल 1989 में मिल्टन विलियम बिल कूपर ने अपनी एक बुक बिहोल्ड अ पेल हॉर्स को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने क्लियरली ये क्लेम किया कि साल 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने क्लियरली एक अजीब से ट्रांसमिशन को रिसीव किया था जो मून के सरफेस से नहीं बल्कि नीचे से आ रहा था। अब सबसे अजीब बात यह है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू मिल्टन ये सिग्नल कोई नेचुरल फॉर्मेशन की वजह से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली एक ऐसा कोटेड मैसेज था जिसमें हम इंसानों को क्लियरली ये वार्न किया गया था कि हमें चांद की सतह से दूर रहना है। ये सवाल तो ये है कि आखिर मिल्टन को इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन का लीक मिला कैसे? असल में उन्होंने अपनी बुक में साफ साफ ये बताया कि डॉक्टर कैरोल रोसिन जो कि उस टाइम पर नासा के काफी फेमस कंसल्टेंट रहे थे, उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन मिल्टन को बताई। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब उस दौर में मिल्टन की ये बुक काफी ज्यादा फेमस होने लगी तो साल 2000 के आसपास खुद डॉक्टर कैरोल दुनिया के सामने आते हैं और एक लाइव इंटरव्यू में ये सारी बातें बताते हैं। अब देखो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर ये चीज किसी को भी नहीं पता है कि क्या वास्तव में ये सच था या फिर सिर्फ इन दोनों ने पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये मनगढ़ंत कहानी फैलाई। लेकिन अगर इसी पॉइंट पर हम नासा के फ्यूचर मिशन को उठाकर एनालाइज करना शुरू करें तो यहाँ पर हमें एक ऐसा अजीब सा पैटर्न देखने को मिलता है जो काफी हद तक इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। कैसे? कुछ मिनट्स दीजिए, वो भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अभी 2026 में जब तक मैं इस वीडियो क्लिप को बना रहा हूं, आज की डेट में मून के ऊपर हमारा कोई भी एक्टिव रोवर मिशन काम नहीं कर रहा और उसके पीछे का रीजन ये है कि या तो वो सही से लैंड नहीं कर पाए और अगर लैंड हो भी गए तो वो सिर्फ कुछ ही दिन काम करने के बाद वहां पर जाकर खराब हो गए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इसी पॉइंट पर हम बात अगर फ्यूचर मिशन की टाइमलाइन की करें तो हमें वहां पर भी एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। असल में देखो, आज की डेट में दुनिया भर की सारी स्पेस एजेंसीज शायद इंटेंशनली मून के ऊपर अपने सारे ही रोवर मिशंस को डिले कर रही हैं।
क्योंकि बात अगर फरवरी 2026 में नासा के आर्टेमिस मिशन की भी की जाए तो फाइनली काफी डिले होने के बाद अब ये मिशन चांद की तरफ रवाना हो रहा है। लेकिन बात अगर इसके भी मेन ऑब्जेक्टिव की जाए तो इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर मून से एक सर्टेन दूरी पर ऑर्बिट करके सिर्फ ये देखना है कि इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट और कैप्सूल मून के पास जाकर किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इस मिशन में भी मेन प्रायोरिटी जिस चीज को दी गई है वो है मून के साउथ पोल में एंट्री होने के बाद नेविगेशन सिस्टम में आने वाले ग्लिचेस को एग्जामिन करना। इसके साथ ही शायद खुद एस्ट्रोनॉट्स अपनी आंखों से मून के उस साइड में होने वाली उन एक्टिविटीज को देखना चाहते हैं जो आज की डेट में हमारे किसी भी रोवर मिशन को मून की उस साइड पर सक्सेसफुल नहीं होने दे रही। इसके बाद बात अगर इस मिशन के फेज 3 की जाए तो उसको तो स्ट्रेट 1.5 से 2 साल आगे पुश कर दिया गया है। इसके साथ ही बात अगर वाइपर रोवर की जाए तो उसका प्राइमरी काम साउथ पोल पर लैंड होकर वहां पर मौजूद आइस की खोज करना था, बट स्ट्रेंजली साल 2024 के आसपास नासा ने इस मिशन को भी कैंसिल कर दिया और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बजट बताया गया। अब इस लिस्ट में बात अगर इसरो की जाए तो आज की डेट में हमारी प्रायोरिटी अब मून नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट्स और अर्थ का ऑर्बिट बन चुका है और इसलिए साल 2028 से पहले अब दोबारा से मून के ऊपर किसी भी रोवर मिशन को उतारने का जो एम है वो इसरो का बिल्कुल भी नहीं है और ये चीज सेम टू सेम हमें बाकी स्पेस एजेंसीज में भी देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चाइनीज स्पेस एजेंसी ही इकलौती ऐसी एजेंसी है जो आज भी लगातार मून के ऊपर मिशन को कंडक्ट कर रही है। बट सरप्राइजिंगली इतना ज्यादा एक्टिव होने के बावजूद भी मून के स्पेसिफिक इस रीजन में उनका भी कोई भी वर्किंग रोवर मिशन काम नहीं कर रहा। तो क्या इस बेसिस पर यह माना जा सकता है कि मून के ऊपर हम इंसानों से पहले भी कोई और सिविलाइजेशन वहां पर बेस बना चुकी है और वही इंटेंशनली ना सिर्फ हमारे मिशन को गलत डेटास देती है बल्कि वो हमारे वर्किंग रोवर्स को खराब भी कर देती है? वेल गाइज, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखो गाइज, इस वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं आपको स्पेस एजेंसीज की भी साइड दिखाना चाहता हूं ताकि जब आप खुले दिमाग के साथ इस चीज को सोचें तो आपके पास दोनों साइड की इंफॉर्मेशन हो। असल में देखो, बात अगर बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज की जाए तो उनका ये कहना है कि आज की डेट में मून पर रोवर मिशन करने वाली हमारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, क्योंकि देखो मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है जिसके चलते हुए मून पर धूप के नीचे डायरेक्ट टेम्परेचर लगभग 123 डिग्री तक गर्म होता है, जबकि अगर कोई भी रोवर इस धूप से निकलकर किसी भी शेडो वाली जगह में चला जाए तो वहां का टेम्परेचर स्ट्रेट गिरकर तुरंत ही -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इस एक्सट्रीम वेदर में ना ही हम रबर के टायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही रोवर को बनाने के लिए कोई भी ऑर्डिनरी मेटल का। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि चांद के इस रीजन में स्ट्रेट 14 दिनों के लिए रात भी हो जाती है तो उन 14 दिनों के अंदर रोवर को कंप्लीटली बैटरी के ऊपर ऑपरेट करना होता है। और ये तो हम सभी को पता है कि इतनी एक्सट्रीम ठंड में इतना लंबा बैटरी बैकअप निकालना और रोवर के सारे इक्विपमेंट को सही तरीके से काम करने लायक बनाना, भाई ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई अगर आज की डेट में हमें मून के ऊपर किसी भी रोवर को भेजना है तो उससे पहले उस मिशन में ही हमें अरबों खरबों रुपए खर्च करने होंगे। अब पास टाइम में क्योंकि सोवियत यूनियन और नासा के बीच में स्पेस रेस लगी हुई थी तो इन एजेंसीज को देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया जाता था, लेकिन आज प्रायोरिटीज शिफ्ट हो चुकी हैं और अब क्योंकि इन एजेंसीज को इतना बड़ा बजट अलाउड नहीं किया जाता है तो कोई भी स्पेस एजेंसी, फिर वो चाहे नासा हो, इसरो हो या फिर कोई भी हो, वो मून के ऊपर रोवर मिशन नहीं भेज सकती। अब देखो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको मून के रोवर की वो सारी ही मिस्ट्रीज और प्रॉब्लम्स एक साथ बताई हैं जो आपको एक सिंगल वीडियो में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। अब ये देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि क्या वास्तव में बजट या टेक्नोलॉजी मून पर रोवर ना भेजने का कारण है या वास्तव में ये जो सारे ही डेटाज या फिर वीडियो क्लिप्स जो टाइम टू टाइम बाहर निकल कर आ रहे हैं उसी की वजह से स्पेस एजेंसी मून से दूरी बनाए बैठी है। आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो रिसर्च पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इसे भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके की विद प्रूफ मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी अपने आप में मिस्टीरियस हैं। जय हिंद।